तो हम लोग 41C समझ ले। सी में देखिए दो बात समझना था हम लोग को कि दो जगह पर जो है कंट्रोल रूम बनाया जाता है, एक स्टेट लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये समझ लीजिए कि 41C में कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है कि दो स्तर पर कंट्रोल रूम होगा, एक आपको होगा स्टेट लेवल पर और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। चलिए ठीक है। चलिए 41D समझते। 41D क्या कहता है ये समझिए। 41D कहता है, देखिए डी से हम लोग डी से ही याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, समझिए। देखिए 41D कहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको राइट है कि वो इंटरोगेशन के दौरान, जिस समय उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके पूछताछ करेगी, इंट्रोगेट करेगी, इंटरोगेशन के दौरान वो क्या कर सकते हैं, एडवोकेट को अपने जो भी उनके एडवाइजर या जो भी एडवोकेट है उनको क्या कर सकते हैं, उस दौरान वो बुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि वो जो ड्यूरेशन होल इंट्रोगेशन वो नहीं रख सकते, मतलब थ्रू आउट इंट्रोगेशन में एडवोकेट उनके पास नहीं रह सकते या इसके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो देखिए 41D आपको एक सप्लीमेंट, देखिए हम लोग मेन जो इम्पोर्टेंट अरेस्ट से प्रोविजन था वो कहाँ तक था, हम लोग को 41 और 41A समझना था, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्री प्रोविजन है जिसको हम लोग समझ रहे हैं। तो 41D क्या राइट देता है, एक्यूज पर्सन को राइट देता है कि वो इंट्रोगेशन के दौरान क्या होता है, एक एडवोकेट रख सकते हैं, लेकिन आपको थ्रू आउट इंट्रोगेशन में एडवोकेट रखने का आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, या आपको वो राइट नहीं है कि आप थ्रू आउट इंट्रोगेशन एडवोकेट रख सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि क्या, आप देखिए समझते हैं एक बात और। अभी तक तो आप ये समझे कि कॉग्निटिव केस में सेक्शन 41 में पुलिस ऑफिसर को क्या राइट है कि वो विदाउट वारंट क्या कर सकता है, उस कंसर्न पर्सन को जिन्होंने ऑफेंस किया उनको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसके पुलिस ऑफिसर के अलावा भी किन्हीं को राइट है या पावर है कि वो अरेस्ट कर सके? तो ऑब्वियसली है, किसको है, प्राइवेट पर्सन को है। तो वो प्राइवेट पर्सन को कहाँ पर राइट है अरेस्ट करने का, तो सेक्शन 43 में है। मीन्स सेक्शन 43 में प्राइवेट पर्सन को भी राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, उस कंसर्न पर्सन को या उस एक्यूज पर्सन को वो अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, पहला है कि इस प्राइवेट पर्सन के प्रेजेंस में ऑफेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला इस प्राइवेट पर्सन जो अरेस्ट करेंगे 43 में उनके प्रेजेंस में कॉग्निटिव ऑफेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, देखिए एक इसके साथ दो और कंडीशन होगा, प्लस कॉग्निजिबल प्लस नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। देखिए सेक्शन 43 में प्राइवेट पर्सन को भी राइट है अरेस्ट करने का, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके प्रेजेंस में कैसा ऑफेंस होना चाहिए, कॉग्निजिबल प्लस नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, तभी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर अगर आप अंतर समझेंगे तो पुलिस केस में ये नहीं कहा था कि नॉन बेलेबल होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, पुलिस को भी जो अरेस्ट करने का पावर था सेक्शन 41 में, तो वहाँ भी क्या कहा गया था कि कॉग्निजिबल ऑफेंस होना चाहिए, कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए था। लेकिन अगर प्राइवेट पर्सन अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस में करेगा तो साथ में एक चीज़ और क्या प्रोविजो है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो प्राइवेट पर्सन को राइट नहीं है कि वो अरेस्ट करे। क्या आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते, या चलिए अभी लिखते रहिए। अब देखिए सेक्शन 44 क्या कहता है। सेक्शन 44 देखिए 44 यूनिक डिजिट है, तो इसमें क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्लस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी पावर है क्या कि वो अरेस्ट कर सकते हैं। जेएम प्लस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये दोनों को क्या पावर है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रोविजन है कि इसके प्रेजेंस में ऑफेंस होना चाहिए। अगर इसके प्रेजेंस में ऑफेंस होता है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वॉइस क्लियर जाए, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिए। फिर से मैं बोल देता हूँ, देखिए यहाँ पर सेक्शन 44 जो है ये बात करता है कि एक जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी पावर है कि वो क्या करें, अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन
वो कब करेंगे अरेस्ट, जब उसके उनके भी प्रेजेंस में ऑफेंस होगा तभी वो अरेस्ट करते हैं, अदरवाइज अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए सेक्शन 45 क्या कहता है। देखिए सेक्शन 45 में आर्म फोर्सेज को क्या दिया गया, प्रोटेक्शन दिया गया। कहा कि अगर आर्म फोर्सेज को आपको अरेस्ट करना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेते हैं तब तक आर्म फोर्सेज को आप अरेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो 45 आप समझ गए। देखिए अब हम लोग एक ही बार चले जाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अरेस्ट से रिलेटेड, वो क्या है, सेक्शन 50। और सेक्शन 50 क्या कहता है, कहता है कि अगर एक्यूज पर्सन को अगर बेल का राइट है, ठीक है, अगर बेल का ग्राउंड है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि क्या बताएगा उसको बताएगा कि आप बेल ले सकते हैं। तो ग्राउंड्स ऑफ बेल की यहाँ पर बात करेगी। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग और आगे इम्पोर्टेंट प्रोविजन को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो आप ये समझ गए कि एक अभी तक जो मैं बताया उसको एक बार तुरंत मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए हम लोग क्या एक सिचुएशन क्रिएट किए थे और वो सिचुएशन से जान गए कि वो एक ऑफेंस में फॉल कर रहा है कि नहीं। तो हम सेक्शन 40 में चेक किए तो पता चल गया कि वो ऑफेंस में फॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक मर्डर हुआ था। मर्डर कहाँ पर जाता, 302 IPC। और चूंकि यहाँ पर मैं बोला था कि अगर IPC में पनिशेबल हो या एनी अदर एक्ट, तो चूंकि IPC में पनिशेबल था। उसके बाद हम लोग ये समझ गए कि ऑफेंस है। तो उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू किए तो जान गए कि कैसा ऑफेंस था, वो कॉग्निजिबल ऑफेंस था। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस से रिलेटेड कहाँ पर इंफॉर्मेशन लॉन्च करते थे, सेक्शन 154 में करते हैं। सेक्शन 154 में FIR लॉन्च करने के बाद क्या करना होता है, तो पुलिस ऑफिसर को पहले अकरेंस रिपोर्ट सेंड करना होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और अकरेंस रिपोर्ट सेंड करने के बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में होता ही क्या है कि पुलिस ऑफिसर प्लेस ऑफ अकरेंस की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर जाकर के अगर कोई एक्यूज पर्सन मिल गया तो उसको अरेस्ट करना था। तो अरेस्ट का जितना प्रोविजन था हम लोग समझ गए। लेकिन ये समझिए कि अगर प्लेस ऑफ अकरेंस पर जाने के बाद कोई जरूरी है कि एक्यूज पर्सन मिल जाए उनको अरेस्ट कर ले। हो सकता है कि एक्यूज पर्सन ना मिले लेकिन वहाँ पर विटनेसेज हो, तो विटनेसेज को भी तो एग्जामिन करने का पावर होता है पुलिस अफसर को। तो अब मुझे ये समझना है कि पुलिस अफसर को कहाँ पर CRPC में पावर है कि वो विटनेसेज को क्या करे, एग्जामिन करे। तो देखिए सेक्शन 161 CRPC क्या बात करता है, सेक्शन 161 CRPC यही कहता है कि पुलिस ऑफिसर को पावर है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है विटनेसेस को। किसको एग्जामिन करेगा, विटनेसेस को। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को समझना बहुत जरूरी कि ये जो विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा इसका एविडेंसरी वैल्यू क्या होगा। यहाँ जो विटनेसेज को एग्जामिन किया जाएगा इसका एविडेंसी वैल्यू क्या होगा, इसका एविडेंसी वैल्यू ही कौन बताता है। ये देखिए ये सब सारा सेक्शन आपके पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसका एविडेंसी वैल्यू होगा, तो एविडेंसी वैल्यू कौन बताता है, सेक्शन 162 CRPC। और ये क्या बात करता है, कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी विटनेस को एग्जामिन करता है तो वो जो एग्जामिनेशन है उसका एविडेंसी वैल्यू क्या होगा, तो उसका एविडेंसी वैल्यू केवल और केवल दो रूप में होगा। क्या होगा, या तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं और या री एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या री एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते। देखिए फिर से समझिए 161 में जो विटनेसेज को एग्जामिन किया जाएगा उसका एविडेंसी वैल्यू क्या होगा, तो एविडेंसी वैल्यू कौन बताता है, सेक्शन 162। और ये क्या कहता है कि इसका केवल और केवल दो वैल्यू होगा। क्या होगा, एक तो या तो आप उस आधार पर आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं या
री एग्जामिनेशन कर सकते हैं। देखिए यहीं से एक बात क्लियर होता है, यहाँ पर क्या एक नहीं दिया गया, कोरोबोरेशन का पावर नहीं दिया गया है। इट मीन्स यहीं से एक चीज क्लियर होता है कि पुलिस के जो एक्ट होता है उस पर क्या है, आपके लॉ को फेथ नहीं है। अगर होता तो क्या होता, कोरोबोरेशन। आप जानते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, दो बात को काटने के लिए। अगर कोरोबोरेशन का दिया जाता तो क्या होता, पुलिस ऑफिसर कोई चीज एग्जामिन करके कोई फैक्ट ला रही है और उसके बाद विटनेस अगर बोलता तो कोरोबोरेट हो जाता तो क्या होता, हो सकता है एक्यूज को पनिशमेंट मिल जाता। लेकिन कोरोबोरेशन के लिए नहीं, किसी बात को काटने के लिए। समझ रहे हैं। यही से एक बात और पता क्या चलता है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर में जो पुलिस ऑफिसर का जो एक्ट है उस पर कोर्ट को बिलीव या लॉ को ही फेथ नहीं है। एक और प्रोविजन आप समझ लेंगे, जैसे आप एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27, इसी में अरेस्ट में सपोज कीजिए कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करती किसी पर्सन को, ठीक है, और अरेस्ट करने के बाद उससे पूछती है कि क्या आपने ए का मर्डर किया है या बी का मर्डर किया, तो बोलता है कि यस सर आई हैव कमिटेड मर्डर ऑफ बी। और उसके बाद बोलेगा कि आप किस चीज़ से मर्डर किए हैं, तो बोलेगा गन से। तो गन कहाँ रखे हो, तो गन सपोज की रिकवरी हो गया। तो सेक्शन 27 क्या कहता है, सेक्शन 27 कन्फेशन की बात करता है, ठीक है। तो इसमें किस तरह का, दो तरह का देखिए बात आ जाता है। एक तो जो वो एडमिट कर रहा है कि ए का मर्डर किया है, और दूसरा क्या, गन कहाँ छुपाया। तो ये जो डिस्कवरी होगा, ये जो गन वाला जो है यही रेलिवेंट होता है और ये रेलिवेंट नहीं होता है। समझ रहे इस बात को। देखिए यहाँ पर एक्यूज पर्सन दो स्टेटमेंट दिए। एक क्या दिए कि आई हैव कमिटेड मर्डर ऑफ बी या ए, जिसका भी, और दूसरा क्या कहा कि किसी सर्टेन प्लेस वो गन छुपाया है तो वहाँ से गन की रिकवरी होती है। इसमें कहा कि सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट में कौन कौन, ये क्या, ये दोनों बात रेलिवेंट हो जाएगा, तो नहीं, ये जो कन्फेस कर रहा है मर्डर करने का, ये बात रेलिवेंट नहीं होगा। सेक्शन 27 कहता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर विल नॉट कंसिडर एज कन्फेशन और विल नॉट बी रेलिवेंट, वो रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन ये जो डिस्कवरी होगा ये रेलिवेंट होगा। इट मीन्स क्या क्लियर हो गया। और सेक्शन 25 आपको क्लियरली कहता है कि कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी पर्सन अगर कोई कन्फेस करता है किसी गिल्ट को तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट रेलिवेंट। इससे भी क्या पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर पर जो है लॉ को क्या है, उसके एक्ट या उसके कंडक्ट पर क्या है, फेथ नहीं है। क्योंकि क्या कर सकता है, वो कंपेल कर सकता है आपको कन्फेस करने के लिए, इसीलिए उस पर फेथ नहीं किया जाता। लेकिन आगे अभी जस्ट हम लोग कन्फेशन पढ़ेंगे, जहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फेशन करेंगे, तो अभी जस्ट उसको पढ़ेंगे। यहाँ तक आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, या नोट कर लीजिए, इसको साइड में आप लिख सकते हैं। अब हम लोग को इसमें दो बात पढ़ना, हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में दो बात और पढ़ना। आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या होता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। अब सपोज कीजिए कि एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, एक्यूज पर्सन को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। एक्यूज पर्सन को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्या प्रोविजन है आपके पास, एक्यूज पर्सन को जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्या प्रोविजन होगा, ये समझिए। तो एक्यूज पर्सन को जैसे ही अरेस्ट किया जाएगा तो आप पढ़ते हैं सेक्शन 57, सेक्शन 57 और आर्टिकल 22 पढ़ेंगे तो क्या है कि जैसे ही कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे तो उनको क्या करना होगा, 24 आवर्स के अंदर 24 आवर्स के अंदर क्या होगा, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा उनको वहां पर क्या करना होगा, अपीयर करना होगा।